वैसे गाबा सर, मैं उत्तराखंड के देख रहा था आपके वो फोटोज, गजब है। लेकिन हिरन तो दिखा नहीं मुझे। नहीं, सब अभी हिरन दिखा हो तो कौन देखेगा? क्योंकि वीरू ने तो उसका एग्जॉस्ट कर लिया। दिखा ही नहीं है, मैं समझ उसने गया। बाउंड्री दिखाया जो वीरू ने नहीं दिखाया। चलिए, हर्षदा स्क्रीन पे रेडी नजर आ रही है सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज के लिए, और दो लार्ज ट्रेड्स होने ऐसा सूत्र बता रहे हैं। वो कौन सी विंडो में होंगे? एक काम करें, 8:42 से पहले निपटा देते हैं। पहला लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिप्ला। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हमारे पास? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। सिप्ला में आज बड़ी ब्लॉक डील की संभावना है, सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। प्रोमोटर्स यहां पर 1.72% हिस्सेदारी बेचने के लिए सामने उभर कर आएंगे। और आपको ध्यान देना है कि डील का जो फ्लो प्राइस है वो लगभग 1444 रुपए के आसपास या 42 रुपए के आसपास तय किया जा रहा है। यानी कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से लगभग 6% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार है। ब्लॉक डील का साइज लगभग 2000 करोड़ का होता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, दिग्गज कंपनी है, तो इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ ही होम फर्स्ट फाइनेंस में भी दरअसल एक सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर प्रोमोटर्स नेली 14.72% हिस्सेदारी ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ब्लॉक का साइज करीब 1267 करोड़ है। फ्लो प्राइस 968 रुपए प्रति शेयर तय की गई है, यानी कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से फ्राइडे की क्लोज से लगभग 8% के डिस्काउंट पर यह सौदा होना है। यहां पर ट्रू नॉर्थ फंड, ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट्स और एथर जैसी कंपनियां हैं। जो फंड है मॉरिशस वाला, वो दरअसल अपना हिस्सा बेच रहे हैं। सिप्ला पे वैसे प्रोमोटर होल्डिंग धीरे धीरे वैसे रिड्यूस हो रही है। 33.5 थी एक साल पहले, घट के हो गई थी 31% के नीचे। अब ये फिर 1.5-2% और हिस्सा बिकता हुआ नजर आएगा। महेश, आप बायर हो गए क्या सिप्ला के इस लार्ज ट्रेड में? तो हम हमारा पॉजिटिव व्यू मेंटेन रखते हैं सिप्ला के ऊपर विद इन द लार्ज कैप नेम्स। आशीष जी, आई थिंक एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है अलोंग विद डॉक्टर रेड्डीज। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो इनके नतीजे आए थे, रेवेन्यू में ठीक ठाक इजाफा दिखा गया ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। आई थिंक बेसिकली जो साउथ अफ्रीकन प्राइवेट बिजनेस है और जो इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोपियन बिजनेस है, इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा था अराउंड 26.5 26.7%, आई थिंक ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस दैट वाज वेरी वेरी गुड। जो R&D एक्सपेंडिचर है 5.5% के ऊपर, जो FDF की पाइपलाइन इन्होंने बढ़ाई है, और जो 8,000 करोड़ के कैश पे बैठे हैं, मुझे लगता है आई थिंक जो ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन का बिजनेस मॉडल इनका है, जो ये इनहेलर के बिजनेस में जा रहे हैं और यहाँ पे अप्रूवल्स आने की पूरी शक्यता है अगले कुछ क्वार्टर्स में। दे आर वेरी वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ की बिजनेस सेगमेंट्स। वैल्यूएशंस थोड़े हाई साइड पे रह सकते हैं, बट मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स आर कमिंग इक्वली वेल फॉर सिप्ला। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर, वी कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। इसमें बस एक इशू है आशीष, ये सिप्ला के प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक कम कर रहे हैं। और पिछले 3-4 क्वार्टर्स में अगर आप देखें, अब 30.86% रह गया था प्रमोटर का स्टेक, अब उसमें भी 1 पॉइंट समथिंग और जा रहा है, तो अब 30 के भी नीचे आ जाएंगे ये। कुछ हद तक मार्केट को पता था कि ये ब्लॉक डील होनी है, और मार्केट का मामला कई मार्केट में लोगों का मानना ये है कि ये लास्ट ट्रांच है उनके प्रमोटर सेल की। लेकिन आपको याद होगा, पहले कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि हमीद फैमिली पूरा बिजनेस बेचना चाहती है, और ये आगे जाके टेक ओवर कैंडिडेट भी बन सकता है। आज डिपेंड करता है कि ब्लॉक डील विंडो में होती है या नहीं होती है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से। लेकिन सिप्ला का जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी अच्छा रहा है पिछले, अगर आप 2-3 साल का देखें तो एक अच्छी ग्रोथ रही है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से अगर ये वाकई में हमीद फैमिली इसको अगर बेचना चाहेगी तो बड़े प्रीमियम पे बिकेगा ये, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेटेजिक खरीदार नहीं मिल रहा क्या बाजार में आके छोड़ना है? नहीं, वो तो खैर कुछ रिक्वायरमेंट होगी उनको। अच्छा। वो काफ़ी फैमिली चैरिटी भी काफ़ी करती है, तो वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट भले ही हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारी प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की कंपनी है ना। और जनरेशन से हमीद फैमिली जो इसको चलाया, तो उस हिसाब से, और अब तो यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है, तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये अगर तो खैर विंडो में होगी तो वो खैर रैली होगी, बट अगर नहीं भी हुई तो मुझे लग रहा है कि ये इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए स्टॉक के ऊपर क्योंकि प्रमोटर बेच रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो ज़्यादा दबाव आना नहीं चाहिए। देखते हैं कौन सी विंडो में ट्रांजैक्शन होता है। महेश के ग्लोबल पोर्टफोलियोज में इन लोग के सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी, एक ग्लोबल पोर्टफोलियो मतलब आप लोग का? हमारा अलग अलग एक्सपोजर रहता है अदर इमर्जिंग मार्केट्स में भी। तो आई थिंक इंडिया का जो वेटेज है अलॉन्ग विद अदर मार्केट्स में, तो इंडिया पोर्टफोलियो का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसमें सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज। अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो में
क्या वेटेज देते हो आप इंडिया को अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो में? तो दैट हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, जो पहले 14% था, इट इज ऑलमोस्ट 28%। ओके चलिए, अब आए ऑटो सेल्स के नंबर्स पे। बहुत सारे आ गए हैं, चुनिंदा ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब नंबर्स सामने आ गए हैं। तो एक साथ पूछेंगे तो अपने को याद ही नहीं होगा। पहले टू व्हीलर पूछ लेते हैं। हरिद्वार, टू व्हीलर बिक्री कैसी रही भाई? टू व्हीलर सेल्स में आशीष, वैसे टीवीएस जैसे आप लोग मेंशन कर रहे थे अच्छी है। हीरो मोटोकॉर्प कह तो रहा है कि रिकॉर्ड बिक्री हुई है, लेकिन नंबर्स अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से नर्म दिखाई देंगे। तो नियरली 6.4% तक की गिरावट देखने को मिली है। 4.6 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है 4.91 लाख यूनिट्स के सामने। टोटल मोटरसाइकिल सेल्स उसमें करीब 3.5% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट्स में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है, 36% का इजाफा एक्सपोर्ट्स में। कंपनी कह रही है कि जो फेस्टिव पीरियड के 32 दिन थे उसमें हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने दरअसल क्लॉक की है, जिसमें 13% का इजाफा देखने को मिला है। तो वो हेडलाइन अच्छी है, लेकिन आप कोर नंबर्स देखेंगे तो उसमें कुछ नरमी देखने को मिली है। आयशर मोटर के केस में 82,000 यूनिट्स बेचने का अनुमान था, 82,257 यूनिट्स बेची हैं। और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो इस महीने में नवंबर के 2% का इजाफा देखने को ज़रूर मिला है कंपनी की बिक्री में। अब आप आइए टीवीएस मोटर पर। टीवीएस ने करीब करीब 4 लाख यूनिट्स बेची है, अनुमान था 3.87 लाख यूनिट्स बेचने का, 10% का इजाफा देखने को मिला है इनकी टोटल बिक्री में। टू व्हीलर सेल्स 12% बढ़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में 57% का इजाफा है, 26,292 यूनिट्स दरअसल कंपनी ने बेची। एक्सपोर्ट्स इनके लिए भी बढ़कर आ रहे हैं, 25% का इजाफा वहां पर। थ्री व्हीलर सेल्स में थोड़ा सा फीकापन है, वहां पर 27% तक का डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है। 3 आ गए। बजाज ऑटो आता होगा आज, देखते हैं जब आएगा तब आएगा। हीरो मोटोकॉर्प 32 दिन फेस्टिवल पीरियड के नवरात्रि से शुरू हुए थे, उसमें रिकॉर्ड हाई सेल्स, उसके बावजूद बिक्री 6.5% गिर गई। रॉयल एनफील्ड की 2% बढ़ी। हाईलाइट टीवीएस मोटर ही है जिसने गजब का परफॉर्मेंस करा, डिटेल में चर्चा हो चुकी है। इसकी चार्ट पे समीकरण समझ लेते हैं। शिल्पा जी, टीवीएस मोटर कैसा स्टैक्ड अप नजर आता है? तेजी करने का मन बन रहा है क्या? जी बिल्कुल वीरेंद्र, सॉरी आशीष जी, अगर आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स में 2400 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे 2280 पे एक अच्छा खासा इसका बेस फॉर्मेशन है। अगर आपको गिरावट में टूवर्ड्स 2350 मिले भी तो भी आप ले सकते हैं। 2300 से 2280 के रेंज में आप इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से मुझे लगता है 2650 से लेकर 2700 इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको और भी अपसाइड टूवर्ड्स 2900 भी मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं तो थोड़ा ऑन डिक्लाइन भी मिले तो आप इसमें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। रखिए टीवीएस मोटर्स रडार पे, जिसने बढ़िया अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करा और एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर आंकड़े डिलीवर करे। दुपहिया से चौपहिया की तरफ चला जाए, कैसे रहे वो आंकड़े? यहाँ पर आशीष जो बिक्री है, मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स के केस में आप देखिएगा 74,200 यूनिट्स का अनुमान था, 74,753 यूनिट्स इन्होंने बेची है। फ्लैट है, सिर्फ 1% का इजाफा देखने को मिला। डोमेस्टिक सेल्स 1% ऊपर है, सीवी सेल्स में पिकअप नहीं है, इनफैक्ट वहां पर एक ड्रैग देखने को मिला है 1% का। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 2% की वृद्धि है ईवी सेल्स को जोड़कर। अब आइए Hyundai मोटर्स पर, तो वहां पर हमने देखा है 61,252 यूनिट्स इन्होंने बेची है, 65,000 का अनुमान था, तो एक मिस जरूर है। टोटल सेल्स लगभग 7% घटी है। डोमेस्टिक सेल्स में 2-2.5% की गिरावट है। इनके लिए एक्सपोर्ट्स एक ड्रैग साबित हुआ है, 20% तक का डिक्लाइन Hyundai के एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है। वहीं अगर आप मारुति देखेंगे तो मारुति की बिक्री के आंकड़ों में 1.77 लाख यूनिट्स का अनुमान था, 1.88 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची है, यानी कि 10% का इजाफा देखने को मिला पिछले साल की तुलना में। डोमेस्टिक सेल्स 8% ऊपर है, पीवी सेल्स में 5% का इजाफा है और एक्सपोर्ट्स 24-25% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा भी मैं फटाफट से आपको बता दूं, यहाँ पर सेल्स में 9% की गिरावट देखने को मिली है। करीब 8,974 यूनिट्स इन्होंने बेची, तो वो एक डिक्लाइन है। और आयशर की जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वहां पर 7% का इजाफा देखने को मिला है बिक्री में। ओके, ये है कहानी। अब उसमें आइए, Hyundai मोटर्स 7% जब बिक्री गिरी तो उसके सामने मारुति की दरअसल बिक्री 10.5% इंप्रूव हुई। इस तरह का स्टार्क डिफरेंस है दोनों पीवी मैन्युफैक्चरर्स, दिग्गज पीवी मैन्युफैक्चरर्स में। गावा सर, मारुति सुजुकी का चार्ट सेटअप
नंबर्स अच्छे हैं और एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर नंबर डिलीवर करके दिखाए। ठीक है, बेस तो बहुत बढ़िया है, बना है मारुति में करीब 5 हफ्ते से। स्ट्रेच है सेटअप 13,500 के यहाँ पर 11,000, जगह अच्छी है ऊपर जाने की, लेकिन अब तक कंसोलिडेशन पे है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ट्रेड लेना है तो लेना है लॉन्ग साइड, ना कि शॉर्ट साइड। ऊपर चला जाएगा तो हो सकता है 12,000 भी चला जाए, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना चाहिए 10,800 का। तो सेटअप के हिसाब से एक बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेच बहुत ही हो चुका है। बाउंस मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। आई थिंक इज गुड मारुति। मारुति अच्छा, टीवीएस मोटर्स उधर टू व्हीलर्स में अच्छे। रखिए इन स्टॉक्स को, बाकी रादर सभी स्टॉक्स रडार पे। महिंद्रा, बजाज ऑटो, जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आज शायद सामने आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पिछले हफ्ते अदानी ग्रुप के सारी एंटिटीज रडार पे थी, पहले पिटी, फिर उसके बाद गजब का रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुआ। और इस बीते वीकेंड अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी साहब ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी और उस पहली प्रतिक्रिया सामने आई उन आरोपों के बाद। जयपुर के एक समारोह में उन्होंने कहा कि पहली बार नहीं है कि अदानी ग्रुप चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक बार सुन लीजिए उनका क्या कहना था, उसके बाद इस ग्रुप के एंटिटीज पे आता हूं। The fact is that despite a lot of the wasted reporting, no one from the Adani side has been charged with any violation of the FCPA or any conspiracy to obstruct justice. Yet, in today's world, negativity spreads faster than facts. And as we work through the legal process, I want to reconfirm our absolute commitment to world-class regulatory compliance. Over the years, I have come to accept that the roadblocks we face are the price of pioneering. The more bold your dreams, the more the world will scrutinize you. But it is precisely in that scrutiny that you must find the courage to rise, to challenge the status quo, and to build a path where none exists. बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं कि जो जितना बड़ा होगा उसके उतने उस हिसाब से दुश्मन बढ़ेंगे और चुनौतियां होंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये वाला जो मामला है कि काफ़ी थोड़ा सा फंसने वाला है कुछ आगे जाकर। वो जो एक वन वे रिकवरी पिछली बार आई थी, इस बार जो फ्राइडे को बड़ा मूव आया, फ्राइडे को 20% आई थिंक अदानी ग्रीन वगैरह भागे थे, 21-22% ये भागा था अदानी ग्रीन, और बाकी स्टॉक्स भागे थे। आई थिंक बाकी के जो स्टॉक्स हैं अदानी एंटरप्राइज, अदानी वगैरह, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रहेगा आशीष, ये अभी के लिए। अच्छा, बाय द वे वो ब्लॉक विंडो में निपट गया 1.72%। आज ग्रीन रखिए अब इसको, सुबह का लाल हटा दीजिएगा। ब्लॉक विंडो में सिप्ला हो चुका है, होम फर्स्ट इंतजार कर रहे हैं अपन लोग। सिप्ला में जो प्रमोटर्स माल छोड़ना चाहते थे, एक तो आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म आपकी स्क्रीन पे होती हुई, और 0.25% माल हाथों हाथ बिक गया। 1.4 करोड़ शेयरों का सिप्ला में सौदा कल्मिनेट हो गया। यह है डिमांड इस दिग्गज फार्मास्यूटिकल स्टॉक को लेकर। जहां तक अदानी ग्रुप की बात है, आज आमतौर पर अदानी एंटरप्राइजेस के थ्रू मूड समझने की कोशिश करता हूं। आज अदानी पोर्ट से मानस चार्ट्स खोलिएगा। अदानी पोर्ट इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि नोवामा की एक रिपोर्ट भी आई है, बाय का कॉल है, 1960 के लक्ष्य हैं, वो रिपोर्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। कैसा लग रहा है अदानी पोर्ट चार्ट्स पे? देखिए, रिकवरी तो डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स में आई है लोअर लेवल से। अब 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये जो पूरी रेंज है मेरे ख्याल से जो 1200 से लेकर 1250 की रेंज है, यहीं पर 10 और 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो एक बार 20 डे मूविंग एवरेज निकले, उसके ऊपर जाए, 1250 के ऊपर जाए, तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 1124 के स्टॉप लॉस। बिल्कुल ठीक, रखिए पूरे अदानी ग्रुप को। चेयर साहब के क्लैरिफिकेशंस के बाद अपने रडार पे फिर से। खैर, एक काम करें, जब ब्रोकरेज की बात छेड़ी दी है मैंने, तो बाकी इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ पहले बढ़ते हैं। कंचन आपको रेडी नजर आएंगी स्क्रीन पे, और दो फाइनेंशियल्स, दिग्गज फाइनेंशियल्स
हैवीवेट रडार पे, एक HDFC बैंक और दूसरा बजाज फाइनेंस। कंचन, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग। की राय दी है और जो लक्ष्य है वो है 8,400 रुपए का। बेसिकली इनका कहना है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो वापस ले लिए हैं और मास मार्केट क्रेडिट कार्ड में एसेट क्वालिटी के ऊपर जो चिंताएं बनी हुई है उसके चलते ये कदम उठाया गया है। ओरिजिनेशन फी के लॉस को लोअर ऑपरेशन कॉस्ट से कुछ हद तक इनका कहना है कि कवर तो किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम जो फ्लेक्सी लोन बुक है वो रेगुलेटरी रिस्क से काफी ज्यादा सेफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कंप्लायंस के अंडर है, जिसके चलते यहाँ पे खरीदारी की राय दी गई है। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की HDFC बैंक पे, यहाँ पे भी खरीदारी की राय दी गई है और जो लक्ष्य है वो है 2156 का। इनका जो पॉजिटिव व्यू है इन्होंने कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखा हुआ है। फिस्कल ईयर 24 से लेके 27 के बीच EPS में हमें करीबन 15% CAGR ग्रोथ देखने की उम्मीदें जताई जा रही है, विच इज बेसिकली ड्रिवन बाय ग्रोथ ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट एट द 18% CAGR। मार्जिन भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और साथ में कॉस्ट इंप्रूवमेंट जो हो रही है वो भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक सेफर साइड पे बनी हुई है। ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण मार्जिन जो है और साथ में जो कॉस्ट टू एसेट है उसमें भी सुधार की संभावनाएं जताई जा रही है और इन्वेस्टर्स अब जो है वो EPS ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देंगे ताकि क्रेडिट कॉस्ट आउटकम को सही तरीके से एडजस्ट किया जा सके और क्रेडिट कॉस्ट लोन बुक के 40 to 45 BPS के प्रेडिक्टेबल रेंज में रहने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। ब्रोकरेजेस को HDFC बैंक और उधर बजाज फाइनेंस। रडार पर रखिए इन स्टॉक्स को क्विकली, बाकी के सारे स्टॉक्स इन न्यूज। अजदा, कौन कौन से? आशीष, आज एस्टर डीएम रेडार पर रखेंगे। इन्होंने एक बड़ा मर्जर अनाउंस किया है ब्लैकस्टोन बैक्ड क्वालिटी केयर इंडिया के साथ। एक शेयर स्वॉप रेशियो के जरिए दोनों एंटिटीज साथ में आती हुई दिखाई देंगी। बेसिकली इस पर्टिकुलर डील के बाद थर्ड लार्जेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स एस्टर डीएम के हाथ आता हुआ दिखाई देगा, तो वो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। लगभग 445 रुपीज़ 80 पैसे प्रति शेयर पर दरअसल शेयर्स एस्टर डीएम एक्वायर करता हुआ दिखाई देगा। इशू प्राइस जो है वो लगभग 9% के डिस्काउंट पर है जो दूसरे एंटिटी को दी जा रही है। क्वालिटी केयर को दरअसल ये स्टॉक्स सौंपे जाएंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और थर्ड लार्जेस्ट चेन दरअसल एस्टर डीएम की बनती हुई दिखाई देगी हॉस्पिटल बिजनेस में इस समय, इस डील के बाद। कोल इंडिया रेडार पर रहेगा। एक तो प्रोडक्शन का अपडेट आया, लेकिन उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कंपनी की जो सब्सिडरी है उसमें जो राजमहल एरिया ऑफ ईस्टर्न कोल फील्ड है उन्होंने दरअसल अपनी एड ऑन कोल प्राइसेस में इजाफा किया है। 700 रुपये प्रति टन है वर्सेस 450 रुपये प्रति टन, और इसका फायदा क्लियरली बनता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है कि इनकी सब्सिडी को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए प्रति एनम मिलेगा, तो एक साइजेबल ये मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोल प्रोडक्शन के भी नंबर्स आए, उसमें 7% का इजाफा देखने को मिला जरूर है। दूसरी तरफ जो बजाज फाइनेंस का जिक्र ब्रोकरेज रिपोर्ट में हुआ, दरअसल बजाज फाइनेंस के साथ RBL बैंक दोनों को जोड़कर देखना है, क्योंकि दोनों दरअसल काफी समय से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड दरअसल ला रहे थे। अब दोनों ने म्यूचुअली अग्री किया है कि अलग अलग रास्ते जाएंगे। वो को ब्रांडेड कार्ड अब यहाँ से नए इशू नहीं होंगे, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बरकरार रहेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जो को ब्रांडेड कार्ड्स थे साइजेबल बिजनेस था। पिछले साल ये 1,26,000 से ज़्यादा थे सितंबर 23 में, धीरे धीरे करके इनको कम किया गया, अब सिर्फ 37,000 कार्ड्स हैं। लेकिन क्लियरली अब दोनों कंपनियां अलग अलग रास्ते जा रही हैं। इस को ब्रांडेड कार्ड्स के बिजनेस में दोनों साथ में नहीं रहेंगी। बायोकॉन की जो इकाई है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, इनको दरअसल USFDA की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया है येसिनटेक के लिए, जो लार्जली क्रोन डिजीज, अल्सराइटिव कोलाइटिस, सोराइसिस एक्सेट्रा जैसी बीमारियों को ट्रीट करता है। कोची शिपयार्ड 1000 करोड़ का ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री से हाथ लगा है। शॉर्ट रिफिट, ड्राई डॉकिंग कुछ इंडियन नेवल वेसल्स की इनको कम करनी है। ग्रीव्स कॉटन आज रेडार पर रहेगा। काफ़ी समय बाद स्टॉक की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल इनकी जो EV आर्म है उसके लिए कंपनी एक IPO लाने की तैयारी कर रही है। लार्जली एक OFS रहेगा, यानी कि जो पेरेंट एंटिटी है वो इसमें शेयर बेचती हुई दिखाई देगी। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इनकी एक इकाई ने दरअसल टाई अप किया है कॉम्पैल के साथ और दोनों मिलकर गूगल का पिक्सल फोन दरअसल भारत में मैन्युफैक्चर करते दिखाई देंगे। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटी जाए और ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे आज मंडे के पहला सौदा।